इतिहास में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय का आपका शीर्षक है राजा, किसान और नगर। मैंने अभी तक आप सभी को दूसरे अध्याय का शीर्षक को समझा दिया। महाजनपद किसे कहते हैं उनको बता दिया। 16 महाजनपद का नाम भी मैंने बता दिया। मगध साम्राज्य के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य का उत्थान का क्या कारण था और पतन, इन तीनों पॉइंट को मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने आप सभी को मौर्य साम्राज्य के बारे में भी बताया। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिल करके आपको नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य को स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सभी को बताया था। फिर बिंदुसार के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि सम्राट अशोक गद्दी पर बैठते हैं और राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। फिर वे कलिंग पर युद्ध करके कलिंग का युद्ध वे जीतते हैं। यहाँ तक मैंने आप सभी को जो कहानी है, कहानी को सुना दिया था। इसलिए आज का जो आपका पॉइंट होगा वह पॉइंट होगा कलिंग युद्ध से अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम लोग प्रभाव को देखेंगे। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद मौर्य प्रशासनिक के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी मौर्य प्रशासन के बारे में जानेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पॉइंट है कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, तो पॉइंट यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पॉइंट है कलिंग युद्ध और उसके प्रभाव। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। तो प्रभाव जो आपको पड़ा था वो किस पे पड़ा था? सम्राट अशोक पे आपको पड़ा था। मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अशोक जब गद्दी पर बैठा, गद्दी के बैठने के महज 8 वर्ष के बाद ही यह कलिंग पर क्या कर देता है, तो युद्ध छेड़ देता है। और युद्ध काफ़ी घमासान आपको चलता है। इस घमासान युद्ध में 1 लाख सेना की मृत्यु हो जाती है। लगभग 1 लाख सेना मारी जाती है। ठीक है, मारी जाती है। ठीक है, 1.5 लाख सेना को बंदी बना लिया जाता है। इसी युद्ध में 1.5 लाख सेना को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और आपको यह भी कहा जाता है कि जहां युद्ध आपको चल रहा था उसके बगल में एक आपको नदी था। उस नदी का जो पानी है वह पानी आपको लाल हो जाता है। ठीक है, तो अशोक जब युद्ध लड़ रहा था, लड़ने के बाद जब कलिंग युद्ध समाप्त होता है, अशोक तो यूं युद्ध को जीत लेता है, लेकिन जीतने के बाद वह यह रियलाइज करता है कि उन्होंने बहुत बड़ा एक गलती कर दिया। क्योंकि जो अशोक ने वो जो कलिंग पर जो हमला किया था, यानी आक्रमण किया था, युद्ध किया था। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर अशोक ने जो है कलिंग पर युद्ध ही क्यों किया? क्योंकि अशोक अपने दादा की तरह, दादा जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, दादा की तरह वह विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए था कि हमें अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, एक एक करके सभी को जीतना है और एक एक करके बढ़ाते चलना है। क्योंकि सम्राट अशोक भी इनका मन में यह था कि मुझे विश्व को जीतना है। तो वह जो भी युद्ध कर रहा था वह विश्व विजय के तहत कर रहा था। किसके तहत कर रहा था? विश्व विजय के तहत। वह पूरे दुनिया को जीतना चाहता था सम्राट अशोक, इसलिए वह एक एक करके सभी राज्यों पर युद्ध वो करते गया। ठीक है, तो इन्हीं कारण उन्होंने कलिंग पर आपको युद्ध किया। इस युद्ध में 1 लाख सेना मारी गई, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया गया। बगल में जो नदी बहती थी उनका पानी लाल हो गया। युद्ध के बाद इस भीषण रक्तपात को ही देख करके
अचानक जो अशोक का जो दिल है वो दिल आपको दहल उठता है और वह यह फैसला करता है कि जो उन्होंने विश्व विजय का मोर्चा उन्होंने जो खोला था वह विश्व विजय ना चला करके अब वह धर्म विजय चलाएगा। कौन सा विजय चलाएगा? तो धर्म विजय आपको चलाएगा। ठीक है। अशोक को इसी युद्ध में यह एहसास होता है कि आखिर वास्तविक विजय क्या है। अशोक को पता चलता है कि दुनिया को जीतना ही वास्तविक विजय नहीं है, राज्यों को जीतना ही वास्तविक विजय नहीं है। वास्तविक विजय अगर कोई है तो वह यह है कि व्यक्ति के हृदय को जीतना। अगर हम किसी व्यक्ति का हृदय को जीत लेते हैं तो निश्चित तौर पर से हम एक विजय आपको कहलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक आपको प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे आज के बाद कभी भी युद्ध वो नहीं करेंगे, अर्थात अब वह विश्व विजय की जगह वह धर्म विजय चलाएंगे। यानी धर्म को अपना करके, यानी बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आपको लग गया। कलिंग युद्ध के पश्चात ही जो अशोक का जो आपका जीवन है वह जीवन धारा ही बदल गया। जो अशोक पहले चंडाल था, युद्ध करता था, अब वो युद्ध नहीं करता है। जो अशोक अपने दादा परदादा की तरह, ठीक है, अपने दादा की तरह शिकार करता था, अब वो शिकार नहीं कर रहा है। ठीक है। यानी कि कुल कहें तो अपना पूरा जीवन धारा को बदल लिया। गरीब लोगों को दान देना प्रारंभ न कर देता है, बड़ों का आदर करना प्रारंभ कर देता है, गुरुजनों का आदर करना प्रारंभ कर देता है, छोटे से प्यार करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पर आपको प्रभाव देखने को पड़ा। इस प्रभाव को आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देना है और इसी चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछे जाने जाते हैं। इसलिए आप कुछ इस प्रकार से, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का जीवन धारा ही बदल गया। वह विश्व विजय की जगह धर्म विजय को अपनाया। ठीक है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, विश्व विजय की जगह आपका जो पहला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा धर्म विजय। ठीक है, धर्म विजय, ये पॉइंट आपका है ना हो गया। तो धर्म विजय के अंतर्गत अशोक क्या करता है, युद्ध ना करने का प्रण लेता है। वह शपथ लेता है कि अब से मैं कभी भी युद्ध में आपको नहीं करूंगा। ठीक है। बल्कि वह अब लोगों को यह उपदेश देने लग गया, कहने लग गया कि प्राणी की हत्या नहीं करो, गुरुजनों का सम्मान करो, माता पिता की बात मानो। ठीक है। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने गरीब लोगों को रुपए दान करके, ठीक है, आपको लोगों के हृदय को जीतना प्रारंभ कर दिया। कैसे जीतना प्रारंभ कर दिया, तो लोगों को हृदय को जीतना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। इसलिए वह विश्व विजय को छोड़ करके धर्म विजय की ओर आगे आपको बढ़ा। ठीक है। इसी के तहत आपको कहा गया, धर्म विजय के ही तहत अशोक कहते हैं कि वास्तविक विजय क्या है, तो वास्तविक विजय आपका लोगों के हृदय को जीतना ही वास्तविक विजय आपको है। किसी राज्य को जीत लेना, किसी देश को जीत लेना, यह वास्तविक विजय नहीं है, बल्कि वास्तविक विजय वह विजय है कि जब हम किसी लोगों के हृदय को जीत लेते हैं, अर्थात उनकी मदद करके। ठीक है। इस प्रकार से दूसरा जो आपका पॉइंट निकल करके आता है, दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेना, यानी बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म को ग्रहण, थोड़ा सा मार्कर अच्छा चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर में ले रहा हूँ। ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करना, ग्रहण करना। ठीक।
अशोक जो है अपने मूल धर्म को छोड़ करके क्या कर लेता है, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार आपको कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि अशोक के जो दादाजी थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य यूं तो पहले ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। सम्राट अशोक के जो पिताजी थे बिंदुसार, ये भी ब्राह्मण धर्म को ही स्वीकार किए हुए थे। जबकि सम्राट अशोक क्या करते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात अपने मूल धर्म को छोड़ करके इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है न होते हैं, इसलिए कलिंग युद्ध के पश्चात ही इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसी इतिहासकार ने सच ही कहा कि यदि कलिंग युद्ध ना होता तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार आपको नहीं करते। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट हो जाएगा जीवन शैली में परिवर्तन। ठीक है, जीवन शैली में परिवर्तन। अशोक का जो जीवन शैली है वो काफ़ी परिवर्तनशील हो जाता है। जहां अशोक पहले मनोरंजन के लिए शिकार किया करता है, अब वो शिकार नहीं करता है, बल्कि वह लोगों को कहता है कि जीवों को हत्या ना किया जाए, यानी प्राणी हत्या पर यह बैन लगा देते हैं अपने पूरे साम्राज्य में। ठीक है, जहां लोगों को सम्मान यह नहीं करते थे, अब यह बड़े लोगों को सम्मान करते हैं। जहां लोगों को यह लूटते थे युद्ध करके, अब यह गरीब लोगों को दान दिया करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार सम्राट अशोक गरीब लोगों को दान देते हैं कि इनका राजकोष तक आपको खाली हो गया था। ठीक है, तो इसका जो देखिए जो जीवन जो शैली है काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बदल गया। पहले चंडाल था, यानी कि खाली युद्ध ही लड़ता था, इतना युद्ध लड़ता था कि हजारों की संख्या में लोगों को मार देता था। अब यह युद्ध नहीं लड़ रहा, यानी हिंसाकार से और यह अहिंसा अब कर रहा है, अब हिंसा नहीं कर रहा है। पहला बदला, जीवन धारा पहला बदल गया। पहले यह शिकार करता था, अब यह शिकार नहीं कर रहा है, ये भी परिवर्तन हो गया। पहले गुरुजनों का सम्मान नहीं करता था, बड़े लोगों का सम्मान नहीं करता था, अब ये बड़े लोगों का सम्मान करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है। ठीक है, तो यूं कहें तो सम्राट अशोक जो थे उनका पूरा का पूरा जीवन क्या हो गया, आपको बदल गया। इसलिए जीवन शैली में परिवर्तन, ये भी जो प्रभाव जो पड़ा वो कलिंग युद्ध के पश्चात ही आपको पड़ा था। एक और पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं, 4 पॉइंट। निर्बल सैनिक संगठन। ठीक है, निर्बल सैनिक संगठन। अब ये निर्बल सैनिक संगठन क्या है, क्योंकि देखिए सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध आपको नहीं हुआ था, इसकी सेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी, या जिसको चाहती वो उसको रौंद देती, इतना विशाल सेना था, इतना मजबूत सेना था। लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात यह अपने आप को बदल लेते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, युद्ध ना करने की शपथ लेते हैं। अब जब युद्ध ना करने की शपथ लेते हैं, इनका सेना क्या हो जाता है, तो इनका सेना शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आपका पॉइंट बन जाता है निर्बल सेना का संगठन, यानी अपना जो सेना है वो उसको कमज़ोर वो आपको कर लेते हैं, यानी निर्बल कर लेते हैं। ठीक है, यानी बलशाली से निर्बल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपको सम्राट अशोक पर दिखाई आपको पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको ये पॉइंट हो गया। अशोक का जो सारा पॉइंट है, सारा पॉइंट आपको यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे जो हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक नीति क्या है, यानी प्रशासनिक नीति, अर्थात इतना विशाल क्षेत्रफल था मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र से लेकर के आपको अफगानिस्तान तक आपको फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य। आखिर इसका प्रशासनिक नीति क्या था, इसे किस प्रकार से चलाया जाता था। ठीक है, तो उन्हीं पहलुओं को हम लोग देखेंगे, आखिर मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक नीति आपको क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक नीति। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। या आप यूँ कहें मौर्य प्रशासन भी आप इसके जगह दे सकते हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछ देगा मौर्य प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन कहिए या मौर्य प्रशासनिक नीति आप लोग कहिए। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो प्रशासनिक नीति है, मोर प्रशासनिक नीति, आखिर इसका जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त, आखिर इसका जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए, मोर प्रशासनिक नीति जो है, इसका जानकारी की यदि मैं बात करूं तो आपका विशाखा दत्त जो है, ठीक है, विशाखा दत्त ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मोर प्रशासन की नीति का हमें जानकारी आपको मिलता है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख आप सकते हैं। तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। आपके एग्जाम में कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस को किसने लिखा, तो उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त ने आपको लिखा, ठीक है। और इनके अलावा किनसे, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने क्या लिखा था, तो प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र आपको लिखा था, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ठीक है, विष्णु पुराण, ठीक है। उनके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ, इन सभी से हमें क्या, तो इन सभी से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमको जानकारी देखने को मिलता है। तो इन्हीं के आधार पर हम मौर्य प्रशासन के नीति के बारे में देखेंगे कि वो किस प्रकार आपको शासन किया करते थे। तो मौर्य प्रशासन की नीति को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में, तो प्यारे बच्चों 4 भाग में हम लोग बांटते हैं। ये चारों भाग के पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पहला भाग था आपका केंद्र, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पहला भाग था केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन। दूसरा आपका भाग था नगर शासन, नगर शासन। तीसरा आपका था ग्राम शासन, ग्राम शासन। और चौथा आपका था प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय शासन, नगर शासन, ग्राम शासन, प्रांतीय शासन, ठीक है। अब देखिए, अब केंद्रीय शासन में क्या होता था कि राजा जो है, राजा तो सर्वोपरि होता है, तो केंद्र में राजा विराजमान होता था, यानी कि राजा आपको केंद्र में आपको बैठता था, और बड़ी बड़ी समस्या का जो समाधान है वो स्वयं राजा ही आपको किया करता था। यानी जितना भी बड़ा बड़ा जो समस्या है वो आपको राजा आपको किया करता था, ठीक है। राजा जो है प्रजा को देखते हुए वो हर कार्य आपको करता था जिससे प्रजा आपको खुश रहे, ठीक है। नेक्स्ट है नगर शासन। अब नगर को सुव्यवस्थित चलाने के लिए एक समिति आपको बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, तो प्यारे बच्चों समिति आपको बनाई गई थी। उस समिति में 30 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। कितने सदस्य हुआ करते थे, 30 सदस्य, 30 सदस्य होते थे, ठीक है, जो 6 समिति में विभक्त था। कितने समिति में, जो 6 समितियों में विभक्त था, ठीक है। अब 30 सदस्य हुआ करते थे, 6 समिति में विभक्त है, इसका मतलब एक समिति में कितना सदस्य था, एक समिति में 5 सदस्य, 5 सदस्य होते थे तब, तो 5 छके 30 पुर गया। तो एक समिति में 5 सदस्य आपको हुआ करते थे। इसी में गुप्तचर विभाग भी आपको मौजूद आपको था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका नगरीय प्रशासन था। ग्राम शासन के अंतर्गत गांव का जो प्रधान होता था वह मुखिया हुआ करता था। मुखिया क्या करता था, छोटी छोटी
परेशानी का जो छोटी छोटी जो भी समस्या था उसका समाधान मुखिया आपको किया करता था। यानी गांव में जो भी छोटी मोटी समस्या, जैसे कोई चोरी कर लिया, उसको मार दिया, छोटा मोटा जो भी है, आसपास का झगड़ा हो गया, उस समस्या का समाधान गांव का मुखिया आपको किया करता था। ठीक है। और जब कोई समस्या था तो उस समस्या का समाधान के लिए मुखिया क्या करता था, तो केंद्र के पास उसको भेज दिया करता था। इसी प्रकार प्रांतीय शासन, तो प्रांतीय शासन में क्या हुआ करता था कि जो भी प्रांत था उस प्रांत में मौर्य साम्राज्य ने क्या किया था, तो अपना एक राजकुमार नियुक्त कर दिया जाता था, एक अपना कुमार नियुक्त कर दिया था। किसको? कुमार नियुक्त कर दिया था। कुमार एक प्रकार का समझिए तो गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। ठीक है। तो प्रांतीय शासन का जो राज्यपाल, ठीक है, अब जो प्रांतीय शासन का जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल वही मतलब का गवर्नर हो गया। राज्यपाल आपको कुमार कहलाता था। क्या कहलाता था? तो आपको कुमार आपको कहलाता था। ठीक है। और उसके बाद अशोक के अभिलेख से आपको पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य है वह मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। कितने प्रांत में? तो 5 प्रांत में आपका विभक्त था। ठीक है। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक नीति था, इस प्रकार मौर्य साम्राज्य को आपको चलाया जाता था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के स्रोत, मौर्य साम्राज्य के पतन। आखिर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया? आप लोग भी सोचिएगा कि जो मौर्य जो साम्राज्य है ये तो इतना शक्तिशाली साम्राज्य है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य का आखिर पतन कैसे हो गया? ठीक है। ये तो हर कोई जानना चाहेगा कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, और ये क्वेश्चन अपने आप में भी इंपॉर्टेंट आपका है हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन। ठीक है। आखिर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो देखिए, आपको कहा जाता है कि सम्राट अशोक के मृत्यु के पश्चात, जैसे ही सम्राट अशोक का मृत्यु होता है, महज कुछ ही वर्षों में जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। पतन होने के कई सारे कारण आपको है, लेकिन बहुत सारा इतिहासकार का मानना है, ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ अशोक है। अशोक के ही कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका आपका कहना है कि अशोक तो जिम्मेवार है ही, इनके अलावा भी और भी सारे मुख्य पॉइंट हैं जिनके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन आपका हो गया। ठीक है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन का क्या कारण था? तो यूं तो देखिएगा तो मौर्य साम्राज्य के पतन का बहुत मुख्य कारण था। उनमें से जो भी प्रमुख कारण है, हम उन प्रमुख कारण को हम लोग चयन करेंगे। सबसे पहला आपका जो कारण आपको चले आता है उत्तराधिकारी। ठीक है। यानी सम्राट अशोक के बाद, यानी मृत्यु के बाद जो भी राजा बने वह राजा इतना सक्षम नहीं था, वह राजा अयोग्य था। ठीक है। वो इतना सक्षम ही नहीं था कि वह मौर्य प्रशासन को आपको चला पाए, यानी मौर्य साम्राज्य को आपको चला पाए। ठीक है। जिस कारण शांति बनाने के चक्कर में यदि वो एक भाग को शांत करता था, मौर्य साम्राज्य के एक भाग को शांत करता था, तो दूसरे भाग में अशांति आपको फैल जाता था। कहने का मतलब जो मौर्य साम्राज्य है, मैं आपको मानचित्र में थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूं। तो मौर्य साम्राज्य तो कुछ आपका इस प्रकार से था, यहां से लेकर के आपको इस प्रकार से कुछ आपका मौर्य साम्राज्य था। तो यहां यदि अशांति होता था, यहां शांत करता था तो यहां अशांति आपको हो जाता था। अब यहां शांत करता था तो यहां अशांति हो जाता था। इस कारण जितना भी सम्राट अशोक के बाद राजा बना, सभी का सभी राजा अयोग्य था। कैसा था? तो अयोग्य था। तो जिस कारण इस अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण जो मौर्य साम्राज्य है, सम्राट अशोक के मृत्यु के कुछ ही वर्षों में क्या हो गया? तो पतन हो गया। ठीक है। तो मेरा पॉइंट आपका बन जाएगा अयोग्य उत्तराधिकारी। इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं। ठीक है। अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है। आप लोग मन है तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, अयोग्य
उत्तराधिकारी। इस पॉइंट को तो समझ गए। दूसरा आपका पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है, अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक का उत्तरदायित्व, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हो जाता है अशोक का उत्तरदायित्व, क्योंकि अशोक तो सबसे पहले जिम्मेवार आपको था ही। अशोक ने क्या किया कि सबसे पहली बात बौद्ध धर्म को आपको क्या किया तो ग्रहण कर लिया। आप ही बताइए, इस मौर्य साम्राज्य में शुरू से ही आपको ब्राह्मण आपको रहा है, ठीक है। यदि कोई बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगा तो आंतरिक तो फुट तो होगा ही होगा। ऊपर से क्या किया कि सम्राट अशोक तो बौद्ध धर्म को स्वीकार ही कर लिया। दूसरी बात, वह ब्राह्मणों की उपेक्षा करने आपको लगा, यानी कि निंदा करना प्रारंभ कर दिया ब्राह्मण का सम्राट अशोक। तो यानी बौद्ध धर्म से सम्राट अशोक इतना प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि वह ब्राह्मण का निंदा करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण पूरे मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया, यानी आंतरिक, ठीक है, आंतरिक युद्ध होना प्रारंभ हो गया, जैसे हम गृह युद्ध भी कहते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में खुद ही आंतरिक युद्ध होना आपको प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है, तो आपको तो सम्राट अशोक है। दूसरी बात, यदि आप ही बताइए, यदि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार ना करता तो बहुत संभव था कि आंतरिक आपको जो गृह युद्ध है वो गृह युद्ध ना होता। यदि गृह युद्ध ही ना होता, आपस में लोग लड़ते ही नहीं, एकजुट होते, तो बहुत संभव था कि मौर्य साम्राज्य का पतन आपको ना होता, ठीक है। तो इसके लिए जिम्मेवार भी अशोक है। तीसरा आपको पॉइंट आपको चले आता है प्रांतीय शासकों का अत्याचार। प्रांतीय शासकों का अत्याचार, ठीक है। अब देखिए अशोक के मृत्यु के बाद जो भी प्रांतीय शासक थे, यानी जो कुमार थे, राजकुमार थे, ठीक है, जो भी प्रांतीय शासक थे वो अत्याचार करना प्रारंभ आपको कर देता है, लोगों को लूटना प्रारंभ कर देता है, जिससे जो जनता थी, जनता असंतोष हो जाती है, यानी जनता को लूटा जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, यानी कि बहुत सारे अभद्र कार्य किए जाते हैं, जिनसे जो जनता है, जनता असंतुष्ट हो जाती है। इसी के कारण जो मौर्य साम्राज्य है, महज कुछ ही वर्षों में मौर्य साम्राज्य का पतन आपको हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और आपका पॉइंट है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट, मैंने आपको यह बताया था कि चाणक्य ने शुरू में ही आपको लिख दिया था कि यदि किसी भी साम्राज्य को सुव्यवस्थित तौर पे चलाना है तो वित्तीय तौर पर से मजबूत होना काफी ज्यादा महत्व आपको रखता है, ठीक है। क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि राजकोष को खाली कभी नहीं रखना है, लेकिन सम्राट अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के चक्कर में, यानी इतना ज़्यादा प्रचार किया और प्रचार करने के दौरान गरीब लोगों को इतना दान दिया कि पूरे मौर्य साम्राज्य का राजकोष ही खाली हो गया, यानी पूरा का पूरा 1 रुपया नहीं था, इतना खाली हो गया, जिस कारण काफी ज्यादा आंतरिक विद्रोह होता है, गृह युद्ध होता है, ठीक है। सेना कमजोर हो जाती है, सेना टूट जाती है, परिणाम स्वरूप ऐसा हालत हो जाता है कि आपका मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक के मृत्यु के कुछ ही वर्षों के बाद आपका पतन आपको हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये सभी पॉइंट आपका रह जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का पतन, ये 4 प्रमुख आपका पतन है, इनके अलावा भी बहुत सारा पतन है, ठीक है। लेकिन आप लोग 4 पॉइंट आप लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में 5 में 5 नंबर आपको चले आएगा। पर अगर आप चेंज करके आप लोग लिख दीजिएगा तो अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन इस प्रकार आपका हुआ होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब हमें यह देखना है कि जो सम्राट अशोक शुरुआती दौर में तो आपको चंडाल था, लोग आपको कहते थे कि सम्राट अशोक तो चंडाल है। आखिर सम्राट अशोक चंडाल से महान कैसे बना, तो महान कैसे बना इनके बारे में जानना हमें अति आवश्यक है। आपको ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आपको पूछे ना जाते हैं कि सम्राट अशोक आखिर महान कैसे बना, ठीक। हम लोग कहते हैं ना कि सम्राट अशोक महान है, तो महान होने का क्या कारण है, तो उन्हीं कारणों को हम लोग देखेंगे, ठीक है।
या इसी प्रश्न को आपको कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि सम्राट अशोक की कौन सी विशेषताओं उसे महान बनाती है। ठीक है, तो देखिए सम्राट अशोक की कौन सी विशेषता उसे महान बनाती है, यानी कि महान सम्राट अशोक, यानी कि अशोक जो है वह चंडाल अशोक से महान सम्राट अशोक कैसे बन गया, इसका क्या कारण था। इसका कारण प्यारे बच्चों, पहला कारण यह है कि चंडाल अशोक जो युद्ध करता था, अब युद्ध ना करके वह अहिंसा को अपना लेता है, यानी हिंसा को छोड़ करके अहिंसा को अपना लेता है। वह युद्ध ना करने का प्रण लेता है, वह विश्व विजय को छोड़ करके धर्म विजय चलाता है, लोगों को हृदय को जीतना प्रारंभ कर देता है, उसके लिए गरीबों को दान देता है, इतना दान देता है कि खुद का राजकोष खाली कर लेता है। बेटा बेटी को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजता है। मैंने आपको बताया था बेटा महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा, श्रीलंका भेजा। ठीक है, इसी बेटा महेंद्र जो महेंद्र आपको श्रीलंका गया था प्रचार करने के लिए, उसी महेंद्र के नाम पे आज पटना में देखिएगा तो महेंद्र नाम का एक आपको मोहल्ला मिलेगा। ठीक है, महेंद्र में काफी ज्यादा लोग स्टूडेंट भी आपको रहते हैं। ठीक है, तो आपका पॉइंट हो जाएगा शांति और अहिंसा का पालन। ठीक है, शांति और अहिंसा का पालन। सम्राट अशोक युद्ध ना करके शांति और अहिंसा का पालन करता है, जिस कारण सम्राट अशोक आगे चल करके महान आपको कहलाता है। इसके अलावा शिकार और पशु हत्या पर रोक, मैंने इस पॉइंट को भी आपको बताया, शिकार और पशु हत्या पर रोक। सम्राट अशोक शिकार और पशु हत्या पर रोक लगा देता है, जिस कारण वो आगे चल करके महान कहलाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था सम्राट अशोक अपने पिता की तरह, दादा की तरह बचपन में शिकार किया करता था, उसके बाद मनोरंजन के लिए शिकार भी किया करता था। ठीक है, शिकार में जैसे क्या, जैसे पशु को तीर से जंगल में छुपकर से मारना, तो इस प्रकार से वो बाद में एहसास होता है कि यह शिकार करना काफी ज्यादा गलत है, इसलिए वह पूरी तरह से इस पर बैन लगा देता है, अर्थात रोक लगा देता है। तो इनसे भी लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, लोगों को लगने लग जाता है कि सम्राट अशोक का दिल काफी बदल गया है, पिघल गया है, पत्थर दिल से कोमल दिल आपका बन गया है। ठीक है, इसलिए आगे चल करके सम्राट अशोक महान कहलाता है। जन सेवा, जन सेवा का मतलब होता है लोगों की सेवा करना। मैंने आपको बताया था सम्राट अशोक इतना कलिंग युद्ध के बाद इतना लोगों का सेवा करता है कि गरीब लोगों को दान देता है। ठीक है, रुपए देता है, सोना देता है, चांदी देता है, इतना गरीबों में पैसा लुटा देता है कि खुद का राजकोष खाली हो जाता है और परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य पतन हो जाता है। ठीक है, तो जन सेवा ऐसा कौन राजा करेगा। मान के चलिए आप ही राजा यदि होते तो क्या अपना धन दौलत गरीबों में लुटा पाते, नहीं लुटा पाते, लेकिन सम्राट अशोक लुटा दिया, इसलिए सम्राट अशोक क्या कहलाया, तो आगे चल करके महान आपको कहलाया। बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार, ये क्या किए, बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रचार करिए, ये भी पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, ठीक है, ये सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, जो भी कार्य किए वो जनता के हित के लिए किए। ठीक है, तो जो भी कार्य करना जो जनता के हित के लिए हो वैसे कार्य को लोक कल्याणकारी आपको कहा जाता है। तो उपर्युक्त यानी कि ये जो कारण जो है, इन्हीं कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक चंडाल अशोक से आपको क्या बन गया, चंडाल अशोक से महान अशोक बन गया, अर्थात महान सम्राट अशोक आपको बन गया। ठीक है, तो इसे इसको समझने में कोई आपको दिक्कत, तो पहले बच्चों मौर्य साम्राज्य का सभी पॉइंट आपका समाप्त आपका हो चुका है। अब जो लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का। अब जो मौर्य साम्राज्य का जो हमें जानकारी मिलता है, आखिर जानकारी कहां से मिलता है। ठीक है, तो मौर्यकालीन इतिहास का स्रोत क्या है, मौर्यकालीन इतिहास अध्ययन के स्रोत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन इतिहास अध्ययन के स्रोत। तो मैंने आपको कहा था कि इतिहास अध्ययन के दो स्रोत आपको होते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत होता है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत होता है। तो पहले हम साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे कि साहित्य स्रोत के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो मौर्य इतिहास की जानकारी, ठीक है, यानी इनका स्रोत, मौर्य इतिहास का क्या स्रोत है। ठीक है, तो स्रोत में सबसे पहला हम लोग देखेंगे साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत मैंने बताया कि वह स्रोत होता है कि जो हमें लिखे हुए दस्तावेज के रूप में आपको मिलता है। तो लिखे हुए में हमको क्या क्या मिला, सबसे पहला आपको साहित्य स्रोत के अंतर्गत चला आता है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। इसी बुक में, मुद्रा राक्षस, इसी बुक में यह दर्ज है कि किस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजय किया। ठीक है, ये इसी बुक में आपको लिखा हुआ है। तो मुद्रा राक्षस का, तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस से हमको जानकारी प्राप्त होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, उनसे भी हमें मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी मिलता है। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनसे भी हमें मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, देखिए ये सारा का सारा आपको साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देखने को मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ से भी हमें मौर्यकालीन जानकारी मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं क्या किए थे, तो अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिए थे। इसलिए जैन ग्रंथों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। जबकि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने ग्रहण कर लिया था, इसलिए बौद्ध ग्रंथ में सम्राट अशोक का जानकारी हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें साहित्यिक स्रोत से क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मौर्यकालीन इतिहास का अध्ययन प्राप्त होता है। इसके अलावा भी कुछ और अन्य साक्ष्य, जैसे विष्णु पुराण आपका हो गया। ठीक है, तो अब हम मेन पॉइंट देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत को तो मैंने आपको बता दिया था। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया। मैंने आपको कहा था स्तंभ लेख, शिलालेख। ठीक है, स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख, इन तीनों अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में, अशोक ने जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जैसे वैशाली में देखिएगा स्तंभ लेख है, उनको जब हम पढ़ते हैं तो मौर्यकालीन इतिहास जानने को आपको मिलता है। तो इन सभी, ठीक है, इन सभी स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमें मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक नीति के बारे में जानकारी मिलता है, आर्थिक नीति के बारे में जानकारी मिलता है, सामाजिक नीति के बारे में जानकारी मिलता है, धार्मिक नीति के बारे में जानकारी आपको मिलता है। ठीक है, तो मौर्य इतिहास की जानकारी के मैंने 2 स्रोत बताए, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपको पुरातात्विक स्रोत। इनके अलावा यदि आपको जानना है तो साहित्य स्रोत के अंतर्गत एक और स्रोत हम यहाँ पर दे देते हैं, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, तो मैंने बताया था कि यूनान से एक राजदूत आया था जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। जब हम इंडिका को भी पढ़ेंगे तो मौर्य कालीन इतिहास हमको जानने को मिलेगा, जो कि ये भी आपको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। चूंकि ये विदेशी विवरण है, चूंकि यहाँ आपको एक विदेशी लिखे हैं, इसलिए आपको विदेशी विवरण के अंतर्गत आपको आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो मौर्य सभ्यता है, जो मौर्य इतिहास रहा है, मौर्य साम्राज्य आपको समाप्त आपको होता है। ठीक है, अब जो देखिए, अब आगे का जो पॉइंट निकलता है कि मौर्य साम्राज्य का जैसे ही आपको पतन होता है, पतन होने के बाद बहुत सारे विदेशी लोग आपको भारत पर आपको आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं आक्रमणों में से जो अंतिम आक्रमण किए थे वे आपको कुषाण थे। कौन थे? तो कुषाण थे। तो हमें कुषाण वंश के बारे में जानना है कि आखिर कुषाण कौन थे। ठीक है,
कुषाण के सबसे महान राजा कौन थे, जैसे कनिष्क था तो कनिष्क का जीवनी के बारे में देखना है, कनिष्क के उपलब्धि के बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्लास जो होगा मैं आपको कुषाण का कहानी काफ़ी अच्छे तरीके से सुना दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कुषाण और गुप्त का कहानी मैं एक ही बार में आपको सुना दूंगा। ठीक है, तो कुषाण का कहानी मैं आपको सुना करके फिर मैं कुषाण में खास करके के कनिष्क के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इसी दूसरे अध्याय में आपको आता है गुप्त साम्राज्य। मैं आपको फिर से गुप्त साम्राज्य का स्थापना के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार गुप्त साम्राज्य का आपको गुप्त साम्राज्य स्थापित आपको होता है। गुप्त साम्राज्य के महान शासक कौन कौन होते हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं जिन्हें विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, जिसे नेपोलियन आपको कहा गया, यानी भारत का नेपोलियन आपको कहा गया। तो खास करके गुप्त साम्राज्य में हम लोग जो है समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ये द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग हम लोग क्यों कहते हैं। तो जैसे ही गुप्त काल आपको समाप्त हो जाएगा, गुप्त सभ्यता समाप्त हो जाएगा, फिर आप समझ सकते हैं कि आपका जो दूसरा अध्याय है वो आपको दूसरा अध्याय आपको समाप्त आपका हो गया है। तो नेक्स्ट डे यानी कल की क्लास में मैं आपको कुषाण का कहानी और गुप्त का कहानी एक ही बार में सुना करके यथासंभव मैं कल की क्लास में दूसरा अध्याय का लेक्चर मैं आपको समाप्त कर दूंगा। चाहे वीडियो 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो धन्यवाद।